और चलिए वापस लौट रहे हैं अपने शो पर जवाब देना पड़ेगा, जिसमें बात आज सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई की होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंच इस फैक्ट की जांच करेगी कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच 4-3 के बहुमत से फैसला दे चुकी है। एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। जोर दीजिएगा इस बात पर। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले में कहा था कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकते। उस समय अजीज बाशा केस में कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना ना तो अल्पसंख्यकों ने की ना उसका संचालन किया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अब इसी पर फैसला सुनाएगी। ताजा विवाद 2005 में शुरू हुआ था, जब एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% जो सीटें थी वो मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित थी। हिंदू छात्र इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना और इसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को लेकर 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था मामला, जिस पर 4-3 के बहुमत से आज फैसला आया। और इसी मुद्दे पर अब चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहने वाले, लेकिन उससे पहले जो रिएक्शंस थे वो आप देखिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का, उसको ओवररूल कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ जो फैसला था, वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फैसला खत्म हो जाता है। जजेस ने जो मेजॉरिटी व्यू ने ये लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अजीज बाशा का 1967 5 जजेस बेंच था वो गलत था और उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया है। और टुडे सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that Aziz Basha is no more a good law, and they have decided that the matter will go to the 3 judges bench, and they will go on the merits of the matter and decide on whether Aligarh Muslim University is actually a minority institution and whether it has the protection of Article 30 or not. जो 3 जजेस की बेंच भी डिसाइड करेगी, वो भी इन 7 जजेस की जो बेंच का बहुसंख्यक का निर्णय है 4-3 का, उसका पालन करेगी। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। दूसरी बात, जब अजीज पाशा का फैसला आया था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार जो थी उसी ने अपील की थी, तो इसे मैं उस निर्णय की विजय भी मानता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अभी तो उसका स्टेटस माइनॉरिटी का है और उसको लेकर काफी चर्चा रही है। और क्योंकि जब आप भारत सरकार से मदद लेते हैं तो जो रूल सब जगह फॉलो होता है वो वहां भी फॉलो करना चाहिए। तो ये अभी फैसला आया है, अब इसकी फैसले को पूरी तरह से देखा जाएगा, उसके बाद रेगुलर बेंच में ये सुनवाई होगी। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये मामला बहुत दिलचस्प भी है, ये मामला बहुत पेचीदा भी होता नजर आता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में आगे ये तय होगा पहले कि इसकी स्थापना, इसका संचालन किसके द्वारा हुआ, उसके बाद ये तय होगा कि क्या एएमयू उन मानदंडों का पालन करता है जिसमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी दुबे हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हाजी नाजिम हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं। अश्विनी जी, आपके पास वापस लौटूं से पहले जरा एक बार हाजी नाजिम का रुख कर लेती हूँ। हाजी नाजिम, आज के इस फैसले के बाद
हालांकि अभी अगर एएमयू को लेकर देखा जाए तो वो फैसला आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बात कही है, उस पर क्या फर्स्ट रिएक्शन है? हाँ पूजा जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो देखिए हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग हर बार ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला है या एएमयू का फैसला है। तो देखिए हम हर वक्त सब संविधान को मानने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे खुली बाहों से स्वीकार करते हैं और खैर मकदम करते हैं। और देखिए बात आती है हमारे यहाँ पर एएमयू के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 50% अगर मुस्लिम समाज के लिए अगर मेडिकल की अगर सीटें हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है। देखिए जबकि सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके हालात दलित से बदतर है, तो देखिए इससे बढ़िया सुनहरा मौका और कोई नहीं मिल सकता कि भारत के मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बड़ा ही सराहनीय है। और अभी जो बाकी का है, जिस तरीके से भी 3 बेंच के लिए सौंप दिया गया है, वो बताएंगे कि हाँ जी पूरे एएमयू के बारे में। हाजी नाजिम जी, देखिए आपने हकों की बात करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन जो आपकी बातें ना वो इधर उधर घूमती हुई सी नजर आ रही हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि साहब अल्पसंख्यक समाज जो है वो आज भी पिछड़ा है और आगे बढ़ने के लिए अगर उनको आरक्षित कर दिया जाता है, उनके लिए 50% सीटें 60% सीटें, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पिछड़े हैं, उनको मजबूत होना है। या तो ये बात है, या तो फिर आप दूसरी बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा कैसे मिलेगा उसको लेकर स्पेसिफिकेशन दिया है कि देखिए इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या नहीं। अभी एएमयू को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, तो थोड़ा सा स्पष्ट बताइए कि क्या चाहते हैं। संस्थानों के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए क्योंकि वो भी कमजोर हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए पूजा जी, देखिए अभी आपने कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा, देखिए मैंने मुस्लिम हालातों के बारे में कहा। देखिए और मैं कहता हूं कि भारत सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मुस्लिम समाज को आगे लाने के लिए अपने नई पहल करे और एजुकेशन के माध्यम से। हम ये सिर्फ ये कहते पूजा जी, हम लोगों को एजुकेशन में सबसे आगे लाना चाहिए, भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि पढ़ेगा मुस्लिम तो बढ़ेगा देश। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब तक मुस्लिम बढ़ेगा नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और रही बात यह कि जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और बार बार स्वागत करते हैं, हर बार स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा बैलेंस करके दोनों देखकर तभी। लेकिन मैं आपके पास आती हूँ, पर मैं एक सवाल का जवाब से जरूर चाहूंगी कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे देश का अल्पसंख्यक वर्ग आज भी पिछड़ा है या उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है? मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन इससे पहले जरा मैं अश्विनी जी का एक बार रुक करना चाहूंगी। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए आम जन के लिए तो आप किस तरह समझाएंगे उसे? पहली बात तो ये है कि अल्पसंख्यक संस्थान है वो, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मेजॉरिटी जजमेंट में कह दिया, लेकिन क्या वह अल्पसंख्यक संस्थान होने के बाद भी जो नियमावली है जिसमें भारत सरकार की व्यवस्था के मुताबिक सिलेबस, अपॉइंटमेंट, गवर्निंग काउंसिल, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की फंडिंग, वो सब कैसे रेगुलेट होंगी, वो करने के लिए 3 जजेस बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 जजेस बेंच देखेंगे। देखिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1967 का जो फैसला था, 1967 के फैसले में एक लाइन में जो समझा जाए कि चूंकि ये सरकारी कानून के तहत बनाया गया संस्थान है इसलिए इसको अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्टैच्यूट के माध्यम बना। लेकिन फिर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ समाज की ओर से इनके, तो उस समय 1981 में सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन करके अल्पसंख्यक का दर्जा फिर बरकरार कर दिया। अब उसके बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1981 के एक्ट को चैलेंज किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये असंवैधानिक है और इसलिए को संविधान का जो साथ मैंने राइट टू इक्वालिटी की बात करें और अगर हम कहें कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई पैरिटी नहीं होनी चाहिए, वो एक्ट के मुताबिक बना है, भेदभाव नहीं कर सकता बाकी समाज और लोगों के लिए, तो इसलिए उस पर ये मैटर आया। तो अब दोनों बातें हैं, पहला तो अल्पसंख्यक तो रहेगा लेकिन कैसे रेगुलेट होगा, क्या मानदंड होंगे, क्या शिक्षा व्यवस्था वहां पर सिलेबस होगा, किस तरीके से यूजीसी के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट होंगे वो वहां की अहर्ताएं पूरी करते, रिजर्वेशन का क्या मेथड होगा, वो 3 जजेस बेंच अब जो है इस पर
सुनाएगी फैसला, वो उसमें फाइनल होगा। जी। अब सवाल ये आता है कि जिस तरह से हाजी नाजिम जी आज लड्डू खिलाए जा रहे हैं, एक जाहिर तौर पर लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा वहाँ पर तवज्जो मिले या उनके लिए ज़्यादा परसेंट होना चाहिए पढ़ाई का, वो लोग इसके लिए खुशी मना रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि शिक्षा में सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए और इसका सबको स्वागत करना चाहिए? लेकिन आज जो महसूस हो रहा है हाजी नाजिम जी, उसमें एक बात नजर आती है कि जैसा ये एक एजेंडा जैसा पेश किया जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यक दर्जे के लोग जो है उनको बड़ा दबाया जा रहा है और ये उनके लिए एक बड़ी जीत है। और ये जो जीत का संदेश है वो वक्फ से लेकर आप चाहें और तमाम जो इस तरह के संस्थान चल रहे हैं, ये उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसको नहीं प्रदर्शित किया जा रहा है? हाँ पूजा जी, देखिए ये जीत जो है ये संविधान की जीत है। देखिए सभी भारतीय लोग संविधान को मानने वाले हैं और संवैधानिक फैसलों का हमेशा हर किसी को स्वागत करना चाहिए। और देखिए जब संविधान के द्वारा जब फैसले आते हैं तो देखिए मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है, क्योंकि देखिए ये फैसले हमारे संविधान से आए हुए। और रही बात ये कि जिस तरीके से बाबा मुस्लिम की बात करी जा रही है, तो मैं पूजा जी ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज जब एजुकेशन में आगे बढ़ेगा, जब एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, तो मेरा देश सबसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल मुस्लिमों के आप ये मानते हैं कि मुस्लिम, मैं ऐसे एक सेकंड आप भी से जानना चाह रही हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो पढ़ा लिखा नहीं है या वो अधिकारी नहीं है या वो अच्छी नौकरियों में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ज्यादातर लोग अपना कामकाज करते नजर आते हैं और ये उनकी खुद की सेल्फ चॉइस है। ऐसे तो नहीं ना कि उनकी जिंदगी का गुजर बसर ठीक से नहीं हो पा रहा या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है या उनकी खरीदारी नहीं हो रही है या उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसे तो नहीं है ना? हाँ पूजा जी देखिए, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से आपने बताया, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर हम लोगों को एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी तो देखिए हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनते हैं। और देखिए हम लोगों को किसी भी फील्ड में अगर उतारा जाए, वीर अब्दुल हमीद हम बन जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बार बार ये कहा कि मुस्लिम समाज जो फील्ड में आ जाता वही कारोबार कर लेता, मैं ये कहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी चाहती है कि वो भारत को आगे लेके चले। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो आजकल जेल है, जेल के अंदर नौजवान मुस्लिम समाज के ज्यादातर वहां पे कैदी के रूप में है। और देखिए पूजा जी आपने देखा होगा कि नशा भी किस तरीके से पूरे भारत के अंदर फैलता जा रहा है। तो देखिए जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो या हिंदू भाई के समुदाय से हो, देखिए जब देश का बच्चा पढ़ेगा तो देखिए देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। अब पूजा जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ लेकिन हाजी नाजिम साहब देखिए, दो बातें मैं आपको बताती हूँ। आपने अब्दुल कलाम आजाद साहब का नाम लिया और आपने एक और शख्सियत का नाम लिया, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि अगर मुसलमान पढ़ेगा या अल्पसंख्यक दर्जे के बच्चे पढ़ेंगे तो इसरो चीफ एस सोमनाथ की तरह भी कोई बनेगा। ये इस तरह की बातें क्यों नहीं है? तो ये भेदभाव तो फिर आपसे शुरू होता है ना सर, क्यों हाजी नाजिम जी? नहीं पूजा जी भेदभाव नहीं। देखिए मैंने कहा, देखिए हम तो अब्दुल कलाम आजाद साहब की आप बात करते हैं, देश में तो और भी शख्सियतें हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? हाँ सुन लीजिए, देखिए पूजा जी देखिए हम शहीद भगत सिंह की भी बात करते हैं, देखिए ये हमारे अपने आइडियल हैं। और देखिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भी मानते हैं। और देखिए हम हर उस नागरिक का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। और देखिए समझ जाते जो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं राजा मोहन राय जी की रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा के खत्म करी थी भारत के अंदर। देखिए लेकिन आप उनकी तरह पढ़कर बनेंगे ये कभी जिक्र तो नहीं करते। आपने खुद ही देखिए शुरुआत में किस तरह से शुरुआत की, और फिर आप समानता की बात करते हैं, आप समान अवसर की बात करते हैं। समानता और समान अवसर की अगर आप बात करते हैं तो वो समानता आपके जहन और आपके दिल में भी तो होनी चाहिए ना सर हाजी नाजिम जी? हाँ पूजा जी देखिए हम तो ये कहते हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए। और देखिए आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारत के नौजवानों को एजुकेशन चाहिए। और देखिए ये भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भारत के नौजवानों को, खासकर मुसलमानों के जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनको एजुकेशन में आगे ले। आज का विषय ये नहीं है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या सरकारी स्कूल में मुस्लिम बच्चों को दाखिला नहीं मिलता है क्या? प्राइवेट स्कूल में अगर कोई मुस्लिम बच्चा होता है तो उसको दाखिला नहीं मिलता है क्या? या यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या मेरिट में उनका नंबर नहीं आता है क्या, अगर उनके अच्छे नंबर होते हैं तो? हाँ पूजा जी देखिए मैं वही आता हूँ, जब हम लोगों को जब एजुकेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मुस्कान के नाम पर टारगेट किया जाता है। आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर जब एक मुस्कान जब जाती है तो वहां पर किस तरीके का माहौल बनता है। और देखिए मुजफ्फरनगर की एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ, जहां पर एक टीचर छोटे से बच्चे से वो धार्मिक नारा लगवा के उसकी पिटाई करती है और कहते हैं कि ये समुदाय दूसरे समुदाय से, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बना है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तो आप ये कह रहे हैं कि मजहब के हिसाब से यूनिवर्सिटीज, मजहब के हिसाब से स्कूल होने चाहिए, तो ये तो देश को बांटने वाली बात हो गई ना फिर।
हाजी नाजिम जी, नहीं, पूजा जी, फिर जो आप बात नहीं, कह रहे हैं तो पूजा देश जी। को बांटने की बात हो गई कि इस तरह की मजहबी बातें हो रही हैं, इसलिए अब हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई के बच्चे अलग अलग स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो किस दिशा पूजा में जी, जा रहे हैं? देखिए, आजादी हमने इस दिन के लिए हासिल की थी क्या कि एक बंटवारे के बाद हम और बंटवारों की तरफ आगे बढ़े? पूजा जी देखिए, आप मेरी बात का गलत तरीके से नहीं, मैं मतलब आपकी निकाल बात का रहे हैं। गलत तरीके का मतलब नहीं सुनिए, निकाल रही हूँ। मैंने आप कहा जो कि बात बोल रहे हैं मैंने- मैं उसी की बात का आधार बता रही हूँ कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ पूजा जी, मैं तो कहता हूँ कि देखिए भारत के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हिंदू भाइयों का भी अधिकार है एक बस बच्चों को जल्दी से मैं एक पढ़ने का, फाइनल मुस्लिम कमेंट भाइयों चाहूंगी, के बच्चों अश्विनी को। जी एक फाइनल कमेंट। अब आगे की संभावना क्या है? हालांकि कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स संभावनाओं पर नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप खुद सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, अभी जब तक कि कानून के द्वारा इस फैसले को बदला नहीं जाता तो अल्पसंख्यक तो कैरेक्टर रहेगा उस संस्थान का, एएमयू का, लेकिन वहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी, वाइस चांसलर कौन बनेगा, कैसे बनेगा, गवर्निंग काउंसिल में मेंबर्स कौन होंगे, रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एससी एसटी का रिजर्वेशन उस संस्थान पर लागू होगा कि नहीं होगा, क्या वहां पर महिला रिजर्वेशन लागू होगा कि नहीं होगा, क्या वहां पर जो टीचर्स बनेंगे वो यूजीसी के मापदंडों के अनुसार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या वहां का सिलेबस बाकी यूनिवर्सिटीज के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मदरसा में अगर आप देखिए मैथ साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर भी आप कहेंगे कि इंजीनियर और एरोनॉटिकल इंजीनियर जो बने सुनीता विलियम्स के साथ उसको जो है कंपेयर करेंगे, और तो कैसे होगा, वो तो पढ़ाना पड़ेगा आपको वही सब्जेक्ट। तो आप अगर एडमिनिस्टर करने की कोई संस्था बात करते हैं तो आपको नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने पड़ेंगे। और रही बात बार बार जैसे एक बात कही जाती है, डॉक्टर सर, जल्दी राजेंद्र से। प्रसाद जी मदरसा में पढ़े, एपीजे अब्दुल कलाम साहब मदरसे में पढ़े और राजा राम मोहन रॉय मदरसे में पढ़े, उन्होंने ये किया, तो आज की तारीख में फिर उसी स्टैंडर्ड का एजुकेशन भी तो हो। आप मजहबी शिक्षा दे करके नेशनल स्टैंडर्ड की ठीक। बात नहीं कर सकते, और नेशनल स्टैंडर्ड के लिए नेशनल मापदंडों पर खरा उतरना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश की तरक्की हिंदू बच्चा कितना पढ़ेगा, मुसलमान बच्चा कितना पढ़ेगा, सिख बच्चा कितना पढ़ेगा, ईसाई बच्चा कितना पढ़ेगा, इससे नहीं। देश की तरक्की होगी जब सोच ये होगी कि देश का हर बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब जाकर देश की तरक्की होगी। और अगर ये मानसिकता नहीं है तो ये जो अब मानसिकता भी नजर आ रही है कि इसका बच्चा उसका बच्चा, तो देश में रोड़ा बनती है ऐसी बातें। ये बात हर किसी को समझनी चाहिए।